वेलकम बैक एवरीवन ऑन आरपी एकेडमी एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड ये हमारा सीरीज का सेकंड लेक्चर है। गवर्नमेंट स्कीम मैराथन जो हमने शुरू करी हैं उसका नेक्स्ट सेट ऑफ 15 क्वेश्चन नाउ वी आर गोइंग टू सी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोना बी टुडे इज अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम जो नैप्स 2.1 है, उसमें व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज या फिर एब्सोल्यूट कैप जो है ऑफ द मंथली स्टाइपेंड जो एक एप्रीहेंटिस को मिलेगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके रिम्बर्समेंट के लिए टू अ एम्प्लॉय, वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कितना आपको मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें ले सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज 25% ऑफ द स्टाइपेंड जो मैक्सिमम है 150 पर मंथ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 25% प्रिस्क्राइब मंथली स्टाइपेंड देती है। कैप होता है उस पर 1500 रुपये पर मंथ का पर अप्रेंटिसशिप में आपको मिलता है। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो नॉर्मली जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो डायरेक्टली जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम डीबीटी भी कहते हैं, डायरेक्ट बैंक लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसके अंदर कुछ स्टैट्यूटरी आपके एग्जेम्पशंस भी हैं। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग इन ईपीएफ और ईएसआई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कौन सी मिनिस्ट्री इसे देखते हैं? इसकी मिनिस्ट्री आपकी आएगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई इसको देखती है। जो पोर्टल का मैनेजमेंट है वो होता है एग्जीक्यूटेड बाय अ सेंट्रलाइज्ड, आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है। अप्रीहेंटिसशिप का आपका पोर्टल है, उस पर देखा जाता है। एक सेकेंड, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे होगा नोडल मिनिस्ट्री, ये गई आपकी। कहाँ पे होता है? अप्रेंटिसशिप आपके पोर्टल पे होता है। टारगेट स्टैब्लिशमेंट जो है ये अप्लाई करता है एक एनी कंपनी को, जो भी कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय करता है 30 से ज्यादा वर्कर, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर देम टू एंगेज अप्रेंटिसशिप, जो भी आपके अप्रेंटिस है उनको करने का, इन द बैंड ऑफ 2.5 to 15% ऑफ द टोटल वर्क स्ट्रेंथ। स्टैब्लिशमेंट अगर आपका 30 से नीचे मतलब कि आपका 4 से 29 एम्प्लॉयज है तो वो भी एंगेज कर सकते हैं ऑप्शनली इसके अंदर। मैंडेटरी स्कोप आपको एटलीस्ट 30 और मोर वर्कर्स आपके पास होने चाहिए। जो भी आपका 0.5 से लेकर 15% का ही टोटल वर्कफोर्स स्ट्रेंथ है, इसको आप कह सकते हैं विद लाइक 0.8% कैप फॉर ट्रेड और ट्रेड एप्रेंटिस आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली ये अगर हम देखें ये किस कॉम्प्लाइंस के अंडर में आता है, तो ये आता है, ये ऑपरेट करता है अंडर द स्टैट्यूटरी वर्कफोर्स ऑफ एप्रीहेंस एक्ट जो 1961 में था एंड इट्स अमेंडमेंट, उसके अंडर ये चलता है। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए है। और अगर असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की हम बात करें, वो यहाँ पे लिखा नहीं बट आई कैन टेल यू, कंक्लूड्स विद अ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट या फिर जॉइंट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यू होता है, उसको हम कहते हैं NCVET। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज गोना बी अबाउट एक केयर गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लॉन्च करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसको स्ट्रेटेजिकली हमने डिजाइन करा है ताकि जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे इंडियन पीपल को मिल पाए। तो कौन सा स्पेसिफिक स्किल सेक्टर है, लाइक कौन सा सेक्टर है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आपका ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके एक स्पेशलाइज करिकुलम या फिर जो भी करिकुलम यानी कि आपके सिलेबस को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी, दैट इज हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल, HSSC। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि केयर गिवर की अगर बात चल रही है तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि वो आपका हेल्थ केयर सेक्टर के अंडर में आएगा। तो हेल्थ केयर स्किल सेक्टर काउंसिल करिकुलम और ट्रेनिंग कराती है। ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया ताकि जो हम डेमोग्राफिक डिमांड्स हैं बाहर की, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यस, जैसे कि बाहर की कंट्रीज हैं आपकी, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, यूके हुआ, गल्फ नेशन हुआ, वहां के लिए हमने इसको टारगेट प्रोग्राम की तरह बनाया है कि हमारे लोग यहाँ से बाहर जाएंगे
बाहर जाके वो काम करेंगे, केयर गिविंग का काम करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमने बनाया है। इसमें आपकी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन को भी हमने देखा है, लाइक कंबाइन करा है हमने जो क्लिनिकल केयर गिविंग है और जो फॉरेन लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे कि जापान में N4 N5 चलती है, जर्मन में आपकी A1 A2 चलती है, तो इन चीज को भी हमने उनको सिखाया है। आई एम सॉरी या तो इसको भी उन्होंने सिखाया है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको देखती है। टारगेट लाइवलीहुड आपका सेगमेंट कौन सा है? क्रिएटिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जो भी आपके गीगाट्रिक्स देखेंगे, पीडियाट्रिक्स देखेंगे, स्पेशलाइज होम नर्सिंग केयर देखेंगे, लाइक फॉर द ओल्ड पीपल जो आप देखते हैं वो चीजें, ठीक है। और नॉर्मली इसके अंदर जो कहते हैं आप देखते हैं, ये एग्जीक्यूट होता है ग्लोबल प्लेसमेंट पाथवे के अंदर। ये आपका आता है, क्या कहते हैं हम, आपका NSDCI के अंडर में आता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंडर में। इसका जब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क वो देखती है, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें, ये G2G अलायंसेज है, लाइक ये फंक्शन करता है एक आपके बायलेटरल माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के अंदर, जहां पे इंडिया ने साइन कर रखा है, उसके साथ आप करते हैं। ये रिक्वायर, इसके साथ आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्स मैंडेटरी क्लिनिकल इंटर्नशिप इन हॉस्पिटल, और जो भी आपके एक्रेडिट आपकी कहते हैं केयर फैसिलिटीज है, उनके अंदर आपने एटलीस्ट काम कर रखा हो, आपको ये चाहिए होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इससे होता है, जैसे कि लोग जब बाहर काम करने जाते हैं वो यहाँ पे पैसा भेजते हैं, दैट मीन्स आपके पास इनफ्लो ऑफ द आउटसाइड इकोनॉमी, आपका पैसा हो रहा है, दैट मीन्स आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, रेमिटेंस का इनफ्लो हो रहा है आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो है, द सेल्फ रिलायंट इंडिया जो SRI फंड है उसे कॉन्फ़िगर करा गया है फंड टू फंड फॉर MSME। ये एम करता है टू इन्फ्यूज इक्विटी फंडिंग। अब टोटल ऑपरेशन कॉप साइज कितना है जो डिजाइन करा गया है SRI फंड के लिए? टोटल फंड्स कितने हैं इसके अंदर? जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50,000 करोड़। अब ये नॉर्मली फंड कैसे बनाया गया है? इसके अंदर जो गवर्नमेंट है और आपके, इसमें दो टाइप के फंड है, एक मदर फंड है, एक डॉटर फंड है। तो हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। SRI आपका बनाया गया है, टोटल कॉप्स आपका 50,000 करोड़ का है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एंकर करती है 10,000 करोड़ का, जिसको हम मदर फंड कहते हैं। बाकी का 40,000 करोड़ आपका डॉटर फंड से क्राउडेड फर्म के अंदर आता है, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुए, बैंक्स हुए, प्राइवेट वेंचर फंड्स हुए, ये इसके अंदर पैसा लगाते हैं। नॉर्मली ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो कि आपका रजिस्टर्ड होता है विद द सेबी कैटेगरी सेकंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AFI के अंडर में आता है। NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड या NVFC जो है, जो NSIC की एक सब्सिडरी है, वो इसको देखती है, ठीक है। मैनेज बाय, मदर फंड इज मैनेज बाय NSI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है आपकी NSIC की। ऑर्गेनाइज करा जाता है बाय सेबी रेगुलेटेड कैटेगरी फंड सेकंड ऑफ AIF। AIF की फुल फॉर्म आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ इसके अंदर जो नोडल मिनिस्ट्री इसको देखती है वो कौन सी आपकी होगी? वो आपकी होगी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME आपको इसको देखती है। इसका बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फोकस करता है आपका, नॉर्मली पहले एक तो हम पहले इसका फोकस देखते हैं, फोकस करता है ग्रोथ ऑफ MSMEs का, जो कि ग्रोथ पोटेंशियल जिनके पास है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, जिनके पास एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज है, हम उनको फंड करते हैं। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका अगर हम देखें तो ये करता है काइंड ऑफ जैसे कि हम मानते हैं, ये इंजेक्ट करता है ग्रोथ इक्विटी कैपिटल में जो भी आपके वायबल MSMEs है, जिनके मेरे बारे में वायबल MSME कौन होंगे? जिनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होल्ड करते हैं, जिनके पास एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप एड्रेस करते हैं क्रेडिट गैप को भी, लाइक शिफ्टिंग MSME फाइनेंसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल डेट टू स्ट्रक्चरल कैपिटल इक्विटी कैपिटल के अंदर आप इसको देखते हैं शिफ्ट होते हुए। सो जैसे कि आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है? मदर फंड कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द डॉटर फंड, which is which is turn
विच इन टर्न इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू वायबल एमएसएमई। लाइक जो भी आपका मदर फंड है वो कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ टोटल कैपिटल जो भी रिक्वायर्ड बाय डॉटर फंड। जैसे डॉटर फंड को अगर सपोज करिए 100 रुपए देने हैं तो 20% उसका मदर फंड देगा, बाकी डॉटर फंड देगा। ठीक है, ये नॉर्मली मॉनिटर करा जाता है बाय वेरी हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी, ताकि इंश्योर हो ट्रांसपेरेंट कैपिटल एलोकेशन का। तो इसको बहुत सारी चीज़ें होता है। और बेसिकली आप देखते हैं जब एमएसएमई में आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो करती है तो उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर वो आपका क्या कहते हैं एक्सपोर्ट भी कर रही है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, तो उसकी वजह से वो लिस्ट अप भी हो जाती है आपके डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछा गया है अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो आपके एलिजिबल ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं और क्राफ्ट पर्सन हैं उनको प्रोवाइड करा जाता है स्किल अपग्रेडेशन की, आप अपने आप को अपग्रेड करिए। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट जो कि एक टूल किट इंसेंटिव प्रोवाइड करा जाता है अंडर दिस स्कीम आपके आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन्स को। सो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है आपको दिया जाता है सी, दैट इज आपका 1500 रुपए आपको दिया जाता है। अब जो एलिजिबल आर्टिशियन है वो रिसीव करते हैं 1500 रुपए, जिसके लिए आपको ई वाउचर या फिर डीबीटी अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये एक टोटल आउटले है, लाइक इसमें 5 साल का फाइनेंशियल आउटले आपको मिला हुआ है 13,000 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक ये जाने वाली है। लॉन्च करा गया है इसे सितंबर 17 2023 को। इस डेट को भी आप याद रखिए क्योंकि इस डेट को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, उस दिन पे इसे करा गया है। मिनिस्ट्री इसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जॉइंटली इम्प्लीमेंट करती हैं इसको। इसके अंदर ट्रेडिशनल ट्रेड कवर होते हैं, लाइक 18 डेजिग्नेटेड ट्रेड हैं, जैसे कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कॉबलर्स, इनको इसके अंदर रखा गया है। नाउ ट्रांच आपका क्रेडिट सपोर्ट जो है ऑफर करा जाता है कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज लोन ऑफ अप टू 1 लाख विद एन 18 मंथ गवर्नमेंट लाइक 18 मंथ आपका रीपेमेंट शेड्यूल। और सेकंड ब्रांच आपका जो होता है जिसमें आपको 2 लाख का लोन दिया जाता है विद 30 मंथ ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल, तब जब आपने पहला वाला रीपेमेंट शेड्यूल आपने पूरा कर रखा हो। ठीक है, 2 लाख और आपको टोटल 3 लाख मिलते हैं, जिसमें आपको पहली बार में मिलेगा आपको 1 लाख रुपए, जिसमें 18 मंथ का रीपेमेंट आपके पास होता है। फिर सेकंड टाइम जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपको मिलता है 2 लाख रुपए, जिसमें आपको 30 मंथ का रीपेमेंट टाइम मिलता है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं 5% के, और रिमेनिंग जो आपके होते हैं इंटरेस्ट सबविंड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, जो कि 8% का आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आपको स्किल अपग्रेडेशन ट्रैक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। लाइक हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्रीज देखती हैं वो ये क्या फाइनेंशियल आउटले कितने का मैं आपको बता चुका हूँ। 18 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, पॉटर, वीवर्स, कॉबलर्स। अब इसके अंदर आपको कैंडिडेट जो होते हैं बेसिक ट्रेनिंग में जाते हैं, जो कि 5 से 7 दिन की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। एडवांस ट्रेनिंग 15 डेज या मोर की होती है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो डेली आपका जो स्टाइपेंड है वो 500 रुपये पर डे आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन भी आपको करा जाता है, लाइक जो आर्टिशियंस हैं उनको एक फॉर्मल पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी मिलता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एमएससी। ये ऑर्डर जो है मैंडेट करता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रोक्योरमेंट, जो कि एवरी सेंट्रल आपकी जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर है अंडरटेकिंग में, उनको एमएससी से सामान लेना होता है। तो उसकी एक मिनिमम परसेंटेज कितनी है कि मिनिमम परसेंटेज का कितना अमाउंट ऑफ उनको एमएसई से लेना ही लेना होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25%। जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट हैं, सीपीएससीज हैं, उनको मिनिमम 25% ऑफ एनुअल गुड्स एंड सर्विसेज एमएसई से लेने होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आपका एससी एसटी का सबवेंशन भी आपको या सब एलोकेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है।
इसमें इंक्लूड करा जाता है 4% सब एलोकेशन फॉर एमएससी जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के एंटरप्रेन्योर्स हैं। फिर इसके अंदर 3% का सब एलोकेशन आपका एमएससी जो कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके अंदर भी आती है। एक आपके पास एक पोर्टल भी होता है एमएसएमई संबंध पोर्टल जो इन सब चीजों का एक ट्रैक रखता है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री आपकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है इसके अंदर। अब जो एमएससी है उनको एग्जेम्प्ट करा जाता है फ्रॉम पेइंग टेंडर का, जो भी आपका जो टेंडर में वो अब भाग लेना चाहते हैं, लाइक पार्ट लेना चाहते हैं, तो वहां उन्हें एग्जेम्प्ट करा जाता है कि आपको फीस नहीं देनी होगी। जो प्राइस बैंड होता है आपके टेंडर एडवांटेज वो देखने के लिए मिलता है। जो एमएससी कोट करते हैं प्राइस बैंड जो L1 plus 15% of their supply to 25% of the order value matching the value of the L1 price, ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर टेंडर के डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी बेसिस में अगर देखें तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है आपका, ये इन्फोर्स करा गया है बाय द सेक्शन 11 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट के अंडर में, जो MSMED एक्ट 2006 है उसके अंडर में ये आता है। इसमें आपको एनुअल रिपोर्टिंग भी देखते हैं, जो भी आपकी CPSCs होती हैं वो पब्लिश करती हैं एनुअल MSc प्रोक्योरमेंट फिगर्स को, उनके वेबसाइट्स और उनके पोर्टल्स पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेशन देखते हैं जेम के साथ भी। नाउ सिंक करता है ये विद जेम। जेम क्या है? आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ताकि ऑटोमेटेड ट्रैकिंग ऑफ MSME ऑर्डर आपको बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिले। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो है द MSME चैंपियन स्कीम कंप्राइजेस ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सब कंपोनेंट्स जो फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस पे, लीन मैन्युफैक्चरिंग पे, डिजिटलाइजेशन पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंपोनेंट फोकसिंग ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन सपोर्ट के ऊपर कौन सा काम करता है? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए MSME सब्सटेंशियल, जो कि ZED आपका सर्टिफिकेशन है वो। ZED क्या होता है? जीरो डेफिसिट जीरो इफेक्ट, ZED। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन आपका होता है, ये सर्टिफिकेशन कंपोनेंट फोकस करता है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऊपर। कोर फिलॉसफी इसकी ये होती है जीरो डिफेक्ट, मतलब कि टारगेट करता है प्रोडक्शन क्वालिटी को, और जीरो इफेक्ट टारगेट करता है जीरो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर। नाउ माइक्रो एंटरप्राइज सब्सिडी क्या होती है? इसमें प्रोवाइड करा जाता है 80% ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन ZED सर्टिफिकेट कॉस्ट फॉर माइक्रो यूनिट। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले। ठीक है, आई होप हमने मार्क करा है। ऑप्शन नंबर ए हम मार्क करना यहाँ पे रह गया था, सॉरी। ठीक है, तो इसके सब्सिडी का एक स्ट्रक्चर भी है। माइक्रो एंटरप्राइज सब्सिडी जो होती है वहां पे 80% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, ऑन ZED सर्टिफाइंग कॉस्ट फॉर माइक्रो यूनिट। फिर आप देखते हैं स्मॉल एंटरप्राइज में सब्सिडी जो होती है वहां पे 60% की सब्सिडी जाती है स्मॉल एंटरप्राइज को। फिर आप देखते हैं मीडियम एंटरप्राइज सब्सिडी, वहां पे 50% की सब्सिडी जाती है मीडियम एंटरप्राइज सब्सिडी को। ठीक है, 80% टू माइक्रो, 60% टू स्मॉल, 50% टू मीडियम। ठीक है, विद द एडिशनल 10% सब्सिडी मिलती है अगर आप वुमेन या SC/ST के अंदर में आप आते हैं, जो ओन करा जाता है बाय MSME आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। थोड़ा सा मैं लाइन को ऊपर कर देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली दिखता रहे। ठीक है, 60 वुमेन SC/ST MSME। मिनिस्ट्री कौन सी देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसको देखती है। अब इसके अंदर बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। इंटीग्रेट करता है आपका MSME की सस्टेनेबिलिटी को ZED, MSME की कॉम्पिटिटिवनेस को जो कि लीन है, और MSME की इनोवेशन को ये करता है। फाइनेंशियल ग्रांट फॉर इनोवेशन जो आपको देखने के लिए मिलता है वो 15 लाख पर आइडिया होता है फॉर इंक्यूबेशन। ये सपोर्ट होता है अंडर द आपका इनोवेटिव कंपोनेंट। पेटेंट और IPR सपोर्ट जो जिसमें आपको प्रोवाइड करा जाता है 5 लाख का इंटरनेशनल पेटेंट रजिस्ट्रेशन और 1 लाख का डोमेस्टिक आपका 1 लाख का आपका डोमेस्टिक कहते हैं आपका पेटेंट जो होता है वो मिलता है। अब डिजाइन कंपोनेंट सपोर्ट में आपके लिए आपको देखते हैं कि डिलीवर करता है ग्रांट्स अप टू 40 लाख तक के ग्रांट होते हैं।
फॉर एक्सपर्ट डिजाइनिंग इंटरवेंशंस। ठीक है। अब नॉर्मली जो पोर्टल है ये मैनेज करा जाता है डिजिटली बाय यूनिफाइड एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल। ठीक है। और हैंडिंग होल सपोर्ट भी इसके अंदर होता है, लाइक इंक्लूड करे जाते हैं आपके, क्या कहते हैं हम इसमें, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंसीज जो आपकी डिफरेंट होती हैं, जो हेल्प करती हैं यूनिट्स टू अचीव हायर जेडीडी, जैसे कि ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, इस हिसाब से आप इसको हम देखते हैं। ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फोकस करता है, जस्ट लेट मी चेंज, अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE, ये जो स्कीम है इसके अंडर में व्हाट इज द मैक्सिमम इनहांस लिमिट जो कि कोलेटरल फ्री गारंटी कवर देती है पर एलिजिबल एमएससी बोरोवर को। अब अगर आप इसको जानते हैं, आप बाई चांस गलती से इसको ऑप्शन 2 करोड़ भी कर सकते हैं, बट इसको बढ़ा दिया गया है अप्रैल 2023 के अंदर, जो कि कर दिया गया है आपका 5 करोड़। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब पहले हम इसको देखते थे, जो सीलिंग लिमिट थी पहले 2 करोड़ की थी, फिर इसको बढ़ा के 5 करोड़ की कर दी गई है पर इंडिविजुअल एमएससी बोरोवर्स को अप्रैल 2023 के अंडर। ये नॉर्मली ऑफर करता है गारंटी, जो कवरेज होती है बिटवीन 75 से 85% डिपेंडिंग अपॉन बोरोवर की कैटेगरी और लोन साइज को। स्पेशल कवरेज आपको देखने के लिए मिलता है 85% का भी। वहां पे मैक्सिमम कवरेज वो माइक्रो एंटरप्राइज आपके लिए 5 लाख होता है, वो तब होता है जब वो विमेन ओन्ड एमएसई है, या फिर लोन इन अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर एनआरईज के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कब करा गया था ये? एस्टैब्लिश करा गया था आपका ईयर 2020 में, लाइक सॉरी, एस्टैब्लिश करा गया था 2000 के अंदर, लाइक 2000 के अंदर इसको करा गया था। क्यों करा गया था? ये एक्सपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेस को, जहां पे आपके स्मॉल बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होता है। किस किसने करा था? इंस्टीट्यूशनल सेटअप इसका क्या था? ये जॉइंटली सेटअप करा गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है और सिड भी है, ये इन दो लोगों ने करा था इसे। अब इसमें माइक्रो लोन का रिडक्शन फीस भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो एनुअल आपका 10 लाख रुपए का होता है फीस स्ट्रक्चर, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा गया, ड्रॉप करा गया, जिसकी बेसलाइन आपकी 0.37% पर एनम टू लोअर द क्रेडिट कॉस्ट फॉर द बिजनेस पर्सन आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर रिटेल और होलसेल ट्रेड कवरेज भी होता है। ठीक है। ये इंक्लूड करता है क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंड करती है जो कि रिटेल और होलसेल ट्रेड एमएसएमई एंटिटीज को भी, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। इसके अंदर एलिजिबल लेंडर्स भी होते हैं। ये कवर करता है आपके स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबीज को, फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को भी, और सेलेक्टिव एनबीएफसी और एमएफआईज को भी ये देखता है। इसके अंदर जो नई कवरेज होती है, इसमें एग्रीटेक और एफपीओ का इंक्लूजन भी करा गया है। कैसे? ये एक्सटेंड करता है अपने कवरेज को टू द स्पेशलाइज्ड एंटिटी इंक्लूडिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस को भी। इसके अंदर डिजिटल क्लेम सेटलमेंट भी देखने के लिए मिलते हैं। जो क्लेम और आपकी गारंटीज हैं वो प्रोसेस होते हैं थ्रू आपका CGTMSE पोर्टल। ठीक है। CGTM वो TMSE पोर्टल, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पोर्टल के साथ में देखने के लिए आपको मिलते हैं। बेसिकली इसका एक ये इम्पैक्ट होता है कि कोलेट्रल जो कंस्ट्रेंट्स हैं एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, जब वो एक फॉर्मल क्रेडिट लेने जाते हैं किसी और मनी लेंडर से, वो उन पे ना आए। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके पास, अंडर द मिशन सक्षम आंगनवाड़ी या फिर नहीं एंड पोषण 2.0, what is the specific target population age window designated to receive supplementary nutrition support, SNP के सपोर्ट जो आपको मिलती है, उसकी टारगेट एज विंडो कितनी है? ये मिलती है आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आप देखेंगे चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 6 year अलोंगसाइड प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिकेटिंग मदर्स को आपको देखने के लिए ये मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट। ठीक है। चाइल्ड न्यूट्रिशन का एक बेंचमार्क है। ये मैंडेट करता है 500 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 12 ग्राम से लेके 15 ग्राम प्रोटीन डेली फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड, ये आपको चाहिए होता है। ठीक है।
इट ऑल्सो इंक्लूड द अडोलेसेंस एज गर्ल जो आपकी 14 से 18 साल की होती है इन द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये थोड़ा सा एक अलग चीज है। न्यूट्रिशन कंटेंट के एक नॉर्म्स है जो मैं आपको अभी बता रहा था। स्ट्रिक्टली मैंडेट करा जाता है कि एटलीस्ट 500 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एक बच्चे को मिलनी चाहिए, 12 से 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसे मिलना चाहिए, 600 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी और 18 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए आपके प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिकेटिंग वुमेन को। फिर वहीं पे जो 800 किलोग्राम कैलोरी ऑफ एनर्जी से लेके 20 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको सीवियरली मॉलनरिश्ड चिल्ड्रंस को आपको देना चाहिए। ये एक बेंचमार्क है जिसे मेंटेन करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। आई नो आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे जहाँ पे ये चीज़ों को नहीं करा जाता है, बट दिस इज द बेंचमार्क व्हाट द गवर्नमेंट हैड सेट फॉर दिस स्कीम एंड ये होना चाहिए एटलीस्ट। फिर स्कीम्स का हम ओवरफ्लो कहते हैं लाइक ओवरव्यू देखते हैं किसने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे करा है। ठीक है, कंसोलिडेटेड एक अम्ब्रेला होता है, ये इंटीग्रेट करता है आपके आंगनवाड़ी सर्विसेज को, पोषण अभियान को, सैग को, सैग मतलब स्कीम फॉर एडोलेसेंस आपके गर्ल्स, और नेशनल क्रीशिप स्कीम जो है उसके अंदर भी है। इसके अंदर एक आपका हम क्या कह सकते हैं आपका मतलब पोषण ट्रैकर ऐप भी है। यहाँ पे यूज करा जाता है पोषण ट्रैकर आईसीटी का एप्लीकेशन का, जो एक रियल टाइम ट्रैकिंग रखती है फॉर द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिलीवरी। इसके अंदर फोर्टिफाइड राइस का मैंडेट होता है, लाइक इट रिक्वायर द यूज ऑफ फोर्टिफाइड राइस और लोकल मिलेट्स जैसे श्री अन्ना है टू कॉम्बैट विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आयुष मिनिस्ट्री का भी इसमें आपको इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है, इंटीग्रेट करता है आयुष प्रैक्टिसेस को, जहाँ पे आप वेलनेस गार्डन जिसकी न्यूट्री गार्डन आपके होते हैं और ट्रेडिशनल डाइट प्रैक्टिसेस हैं वो चीज़ें आप देखते हैं। फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन इसका आता है 14 से 18 साल जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ के एडोलेसेंस आपके गर्ल्स के लिए। फिर आप देखते हैं कि नॉर्मली आपको इसमें पोषण माह या पखवाड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। ये ड्राइव करता है कम्युनिटी बिहेवियर चेंजेस को वाया नेशनल कैंपेन, जहाँ पे पोषण माह आपका सितंबर के अंदर आता है और पोषण पखवाड़ा आपका आपका मार्च के अंदर आता है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये किस काम में आता है, ये टारगेट करता है स्टडी रिडक्शन आपके चाइल्ड के स्टंटिंग को, वेस्टिंग को, लो बर्थ रेट, एनीमिया, इन सब चीज़ों को ये आपको हेल्प करता है कि एक वुमेन उससे ओवरकम करे या फिर एक बच्चा जो है इन चीज़ों से आगे निकल पाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है मिशन शक्ति, जो है आपके डिवाइड करा गया है इन 2 सब स्कीम्स जिसमें संबल है और सामर्थ्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फॉल स्ट्रिक्टली अंडर संबल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पिलर के अंडर में आता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, वन स्टॉप सेंटर OSC एंड विमेन हेल्पलाइन 181। सो जो संबल कंपोनेंट है वो आपके पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। संबल सब स्कीम जो है वो फोकस किस पे करती है, वो फोकस करती है स्ट्रिक्टली ऑन द सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। संबल के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इंक्लूड करता है वन स्टॉप सेंटर OSC, विमेन हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी के अंदर आता है, नारी अदालत भी इसी के अंदर आता है। अगर हम संबल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम सामर्थ्य की भी बात कर लेते हैं। सामर्थ्य कंपोनेंट क्या है, ये इंक्लूड करता है आपका PMMVY और शक्ति सदन। शक्ति सदन मतलब कि स्वधर गृह और उज्ज्वला योजना और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स को पालना या क्रैचेस या फिर HEW भी आपका इसके अंडर में आता है। नोडल मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है। सॉरी मैं पेज को एक्सटेंड करना भूल गया था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ये आती हैं आपकी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सामर्थ्य के अंदर क्या क्या आता है, उज्ज्वला गृह योजना, शक्ति सदन, वुमेन वर्किंग हॉस्टल, नेशनल क्राइसिस स्कीम जो कि पालना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये इसके अंदर में आती है।
ठीक है। अब नॉर्मली हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, ये एक्सिक्यूट करा गया था ड्यूरिंग द 15th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल, जो कि 2021 से 2022 से लेकर 2025 से 26 तक ये चलने वाली, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप देखते हैं PMMVY फर्स्ट चाइल्ड बेनिफिट। यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा जाता है 5,000 रुपए फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, ये दो आपके ट्रांचेस में होता है, और 6,000 होता है फॉर द सेकंड चाइल्ड। ये प्रोवाइड करा जाता है सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है, ताकि आप जो फीमेल फिटोसाइट्स हैं उसको ना देख पाए, ठीक है। नारी अदालत का पर्पस भी होता है, ये एक्ट करता है एक कम्युनिटी लेवल पे। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स जो होते हैं, आपको इनफॉर्मल काउंसलिंग और मीडिएशन ये करता है एक वुमेन के साथ। फिर आप देखते हैं HEW क्या है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन एज अ नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स को। शक्ति सदन का फंक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है, मर्जर जिसका स्वधर गृह और उज्ज्वला योजना के अंदर हो चुका, ये प्रोवाइड करता है एक शेल्टर और रिहेबिलिटेशन और लीगल एड भी देता है उन वुमेन्स को जो किसी डिस्ट्रेस में होते हैं, ठीक है ना। पालना कंपोनेंट जो है वो नॉर्मली एक चिल्ड्रन को डे केयर और क्रेच की फैसिलिटी देता है। इसके अंदर जो चिल्ड्रंस हैं वर्किंग लेडी के, उनको वहां करा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें इसका एक टारगेट इम्पैक्ट क्या होता है, इसका टारगेट इम्पैक्ट क्या होता है, कंबाइन करता है फिजिकल सेफ्टी नेटवर्क को विद द लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो एक वुमेन को मिलना चाहिए उसके लिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोना बी मिशन वत्सल्य। ये ऑपरेट कर जाता है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सर्विसेज। What is the standard fund sharing pattern between the center and ordinary state for this mission? तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो मिशन वत्सल्य है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आपके चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन और वेलफेयर सर्विसेज के लिए है। अब इसके अंदर जो एक रेशियो है फंड शेयरिंग का वो क्या है? सो फंड शेयरिंग का इसका रेशियो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60-40, जिसमें 60% बाय द गवर्नमेंट होता है और स्टैंडर्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट का 40 का होता है। इसमें एक स्पेशल स्टेट रेशियो भी आपको देखने के लिए मिलता है। पहले हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ आपको बताते हैं, ठीक है। 60-40 का आपको देखने के लिए मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन वहीं पर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर को आप देखते हैं तो वहां पे 90-10 होता है, ठीक है। वेरस जो सेंट्रली फंडेड आपके यूटीज होते हैं जिसमें कोई लेजिस्लेचर आपका देखने के लिए नहीं मिलता, वहां पे 100% गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब बेसिकली आप देखते हैं इसमें हेल्पलाइन का इंटीग्रेशन भी देखने के लिए मिलता है, ये इंटीग्रेट करा गया है विद द 1098 चाइल्ड लाइन सर्विसेज, जो कि इनटू द नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 ERSS के अंडर में आता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखता है, ठीक है। अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। फोकस करता है प्रोटेक्टिव चाइल्ड प्रोटेक्शन का, सर्विसेज का, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर आपको कमिटीज देखने के लिए मिलती हैं, फॉस्टर केयर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अब बेसिकली इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं। कौन कौन सी बॉडीज हैं? ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC आती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपको देखता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक आपकी सर्विस है, ये आपकी सर्विस है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, फॉस्टर केयर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ें इसको देखती हैं। और इनको जो भी एक फंडिंग होती है वो आपका गवर्नमेंट रन या फिर स्टेट असिस्टेड CCIs आपको इसको देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका टारगेट गोल क्या होता है? ये इस्टेब्लिश करता है आपके जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंडर में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा गया है अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन वॉलंटरी पेंशन स्कीम, what is the fixed pension amount that is guaranteed
टू अ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जब वो 60 साल की अपनी एज पे पहुंच जाएगा। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को कितनी पेंशन मिलने वाली है मंथली? सो ऑप्शन सी दैट इज 3000 रुपीज। ये है एक गारंटी ऑफ मिनिमम अशोर्ड पेंशन जो जब वो 60 साल पे अपने पहुंच जाएंगे तब उनको मिलेगी। कंट्रीब्यूशन पैटर्न इसमें क्या होता है, ये ऑपरेट करता है 50-50% पे, वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के साथ। पहले हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इसका 50-50 होता है वॉलेंट्री और आपके कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के अंदर। ये जो स्कीम है, लाइक जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन रेंज जो होता है, मंथली कंट्रीब्यूशन आपका 55 से लेके 200 तक का होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एज। नाउ मैचिंग द गवर्नमेंट शेयर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ इक्वल 50% मैचिंग कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली टू द सब्सक्राइबर्स पेंशन अमाउंट। अब एलिजिबल एंट्री एज कितनी है, वो आपकी 40 से लेके मतलब 80 सॉरी 18 से लेके 40 तक की आपकी एज होती है, ठीक है। 18 से 40 की आपकी एज होती है। और मंथली इनकम सीलिंग जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है अनऑर्गेनाइज वर्कर की। मंथली आपकी इनकम 15,000 या उससे लेस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में आपके पास कौन कौन आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक हेल्प, एग्रीकल्चरल लेबर, ये इसके अंडर में आते हैं। कब लॉन्च करा गया है, इसको रोल आउट करा गया है आपका 2019 में, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको देखती है। पेंशन फंड का इसका मैनेजर कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज LIC, जो एक्ट करता है एक स्पेशलाइज पेंशन फंड मैनेजर की तरह इसके अंदर, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे जो इसका इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट आपको डिजिटली होता है वाया कॉमन सर्विस सेंटर CSCs देखते हैं, और PMSYM वेब पोर्टल के ऊपर ये होता है, ठीक है। इसमें EPFO और ESIC का इंक्लूजन भी देखने के लिए मिलता है। ये एक्सक्लूड करता है उन वर्कर को जो कवर्ड होते हैं अंडर द फॉर्मल सोसाइटी नेटवर्क, जो कि EPFO, ESIC या फिर NPS उसके अंदर अगर आते हैं तो वो इसके अंदर एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम मतलब पेंशन की बात कर रहे हैं तो हमें स्पाउसल पेंशन बेनिफिट भी देखना पड़ता है। अगर जो पेंशनरी है अगर वो डाई मतलब अगर वो नहीं रहते हैं आफ्टर द एज ऑफ 60, तो जस्ट 50% जो उसका होता है वो बाकी फैमिली को मिलता है, जो भी उनके स्पाउस होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ हम चलते हैं। सो बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर। तो ये पूछा गया द कोड ऑन वेज 2019 विच कंसोलिडेट 4 हिस्टोरिकल लेबर एक्ट introduced the concept of a floor wage, who is statutory authority empowered to fix the floor wage across the different geographical region in India। इसको कौन देखता है, इसको देखने वाले होते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ये है करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन 9 एम्पावर करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि एक सोल अथॉरिटी है टू फिक्स नेशनल एंड रीजनल फ्लोर वेजेस को। तो ये अथॉरिटी सेक्शन 9 से आती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है ये। अब बेसिकली जो स्टेट मिनिमम वेज होते हैं उसका एक कॉन्स्ट्रेंट आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिक्स नहीं कर पाती एक मिनिमम वेजेस को बिलो द सेंट्रल फ्लोर वेजेस को इन देयर रीजन। तो वहीं पे जो कंसोलिडेटिंग एक्ट है, कंसोलिडेटिंग 4 लॉज होते हैं। पेमेंट वेज एक्ट 1936, इसमें 4 बेसिकली हैं। कोड ऑन वेजेस यहाँ पे कंसोलिडेट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। फिर आप देखते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1976 आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। अब बेसिकली एक लेजिस्लेटिव अगर स्टेटस देखें तो इनैक्ट करता है 2019 में, जहां पे फर्स्ट ऑफ इंडिया 4 कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स को करा गया। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको देखती है। अब इसके अंदर एक रिवीजन इंटरवल भी होता है, लाइक जो मैंडेट होता है दैट मिनिमम वेज जो रेट है उसको रिव्यू करा जाएगा, रिवाइज करा जाएगा एट अ इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years, ठीक है। ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है,
ये एक्सटेंड करता है स्टैट्यूटरी आपका मिनिमम वेज प्रोटेक्शन को टू ऑल द एम्प्लॉयज अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, जो कि आपके ऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, सबको ये देखता है। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलता आपके रिगार्डिंग आपके जेंडर के ऊपर, आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ नहीं काम करते। ठीक है, और नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो इसमें अगर हम देखें, अगर सेंट्रल की हम एडवाइजरी बोर्ड को देखें तो फॉर्मल विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑफ वुमेन मेंबर एडवाइस करते हैं इसको कि फ्लोर वेज कितना होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन इसमें होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के अंदर होता है एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉय का, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का और विमेन मेंबर का, जो एडवाइस करेंगे आपके फ्लोर वेजेस को। ये आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 व्हाट इज द रिवाइज्ड वर्कर थ्रेशहोल्ड लिमिट above which an industrial establishment can obtain prior government permission before ordering layoff या retrenchment या फिर एक क्लोजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मिनिमम जो रिवाइज थ्रेशोल्ड आपकी वर्कर लिमिट है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 300 वर्कर्स की। अगर रेज करा गया आपने थ्रेशोल्ड को, पहले आपके पास था 100 वर्कर्स का, फिर अब ये थ्रेशोल्ड हो गया है आपका 300 का, पहले 100 था अब ये हो गया 300 का। अब इसमें क्या है, रेस करा गया है आपका थ्रेशोल्ड 100 से लेकर 300 का फॉर रिक्वायरिंग प्रायर गवर्नमेंट परमिशन फॉर ले ऑफ, रिटचमेंट एंड क्लोजर। एग्जेम्प्ट करता है बिलो द थ्रेशोल्ड इंडस्ट्रियल यूनिट जो होती है एम्प्लॉइंग फ्यूअर देन 300 वर्कर कैन प्रोसेस ले ऑफ या फिर क्लोजर विदाउट प्रायर स्टेट परमिशन। आप किसी को भी निकाल सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं, उसमें आपको स्टेट की परमिशन नहीं है अगर आपके पास 300 से नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। नाउ वर्कर की रीस्किलिंग फंड जो होता है मैंडेट करा जाता है क्रिएटिंग डेडिकेटेड फंड टू रीस्किल द रिट्रेंच्ड वर्कर। ठीक है, इसमें जो भी आपका ये है इसको इनैक्टमेंट ईयर आपका 2022 रखा गया है पार्लियामेंट में, 2020, सॉरी नॉट 2022, 2020 के अंदर इसे पार्लियामेंट के अंदर पास करा दिया गया था। नोडल मिनिस्ट्री इसमें ये ओवरसी करा जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब कंसोलिडेटेड अगर एक्ट की हम बात करें तो कौन कौन से इसके अंडर में आते हैं, बेसिकली मर्ज होता है इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट या स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो एक्ट हैं आपके 1946 वो इसके अंदर आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वो भी इसके अंदर में आता है। ठीक है, अब नॉर्मली स्ट्राइक नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है, नो एम्प्लॉय इन द एस्टैब्लिशमेंट कैन गो ऑन अ स्ट्राइक विदाउट गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक एटलीस्ट 14 डेज बिफोर स्ट्राइकिंग। 15 दिन पहले आपको बताना होता है कि आप स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। विद इन 60 डेज बिफोर स्ट्राइकिंग ये आपके पास होता है। दिस प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड पब्लिक यूटिलिटीज। ठीक है, अब इसमें नेगोशिएटिंग मतलब काइंड ऑफ अब ये मान सकते हैं कि सोल नेगोशिएशन यूनिट भी इसके अंदर होती है जो रिकॉग्नाइज करती है अ ट्रेड यूनियन विद एटलीस्ट 51% वर्क सपोर्ट, जो सोल आपके नेगोशिएटिंग यूनियन होती है। फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल का ऑप्शन भी होता है, अगर सिंगल यूनियन 51% के सपोर्ट में नहीं है तो नेगोशिएटिंग काउंसिल जो होती है वो बनाई जाती है, एटलीस्ट 20% ऑफ आपकी मेंबरशिप आपके पास उसके अंदर होनी चाहिए। कुछ और चीजें हैं मतलब इसके अंदर जो आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपके पास आएगा, द कोड ऑन सिक्योरिटी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इंट्रोड्यूस करता है स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क का टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स, which body mandate to set up central government to look after welfare of gig workers and platform in India। ये आजकल का भी थोड़ा चल रहा है कि गिग वर्कर्स के लिए हमें क्या देना चाहिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए हमें क्या देना चाहिए। तो इसको देखता है आपका ऑप्शन ए जो कि है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड।
ये देखता है। ये एक डेडिकेटेड गवर्निंग बॉडी है। ये मैंडेट करा जाता है ऑफ सेटिंग अप नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, जो फॉर्मुलेट करी गई है फॉर द वेलफेयर पॉलिसीज, जहाँ पे आपके गिग प्लेटफॉर्म और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके लिए ये काम करे, उनके लिए स्कीम्स बनाए। देखिए अब इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें एग्रीगेटर सेस रेंज क्या होती है। लाइक जो लाइवलीहुड स्कीम्स हैं फॉर द प्लेटफॉर्म वर्कर, वो फंडेड करी जाती हैं बाय अ एग्रीगेटर कंट्रीब्यूशन, जो कि 1% टू 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर है। नाउ एग्रीगेटर की कुछ कंट्रीब्यूशन कैप भी हैं। द कंट्रीब्यूशन इज कैप्ड एट 5% ऑफ द टोटल अमाउंट पेएबल टू द गिग वर्कर या फिर एक प्लेटफॉर्म वर्कर को। फिर आप ग्रेचुइटी भी देखते हैं पीरियड रिडक्शन की, लाइक लोअर द कंटिन्यूस सर्विस रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेचुइटी फ्रॉम 5 years to 1 year फॉर फिक्स आपके टर्म एम्प्लॉय एंड द वर्किंग जर्नलिस्ट। अब इसका अगर हम इनैक्टमेंट ईयर देखें तो 2020 के अंदर ये पास हुआ था अंडर इन द पार्लियामेंट। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको देखती है। ठीक है। कंसोलिडेटेड लॉज की अगर हम बात करें तो ये कंसोलिडेट करती है बेसिकली आपके 9 हिस्टोरिकल सोशल सिक्योरिटी लॉज को ये अपने अंडर में लेती है। ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, मैंडेटरी बेनिफिट एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट। तो बेसिकली पूरे के पूरे 9 हिस्टोरिकल लॉज जो हैं वो इसके अंडर में आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना एक डेफिनेशन भी देता हूँ, एक गिग वर्कर क्या होता है, लाइक हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं, गिग वर्कर कौन होते हैं। ये डिफाइन करा जाता है गिग वर्कर एज अ पर्सन जो एक परफॉर्म करता है वर्क या पार्टिसिपेट करता है इन द वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर। प्लेटफॉर्म वर्कर्स आपके कौन होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर आपके लिए वो होते हैं जैसे कि हु वर्क्स विद द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, एक्सेस करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, कनेक्ट करते हैं विद द यूजर और प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक सर्विस को। अब आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। मैंडेट करा जाता है कि रजिस्टर करें सभी अनऑर्गेनाइज्ड गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को ऑन अ सेंट्रलाइज डेटाबेस सच एज, जैसे कि आप मान सकते हैं ई श्रम पोर्टल जो आपका है, ठीक है, वो इसके लिए बना हुआ है। अब इसमें मैंडेटरी आपके बेनिफिट कॉन्टिन्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिटेन करा जाता है पेड मैंडेटरी लीव बेनिफिट्स, ताकि 26 वीक फॉर एलिजिबल फीमेल वर्कर्स आपको देखने के लिए मिलती है। लाइक मैटरनिटी आपको कहते हैं बेनिफिट कॉन्टिन्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बहुत वेरी ऑब्वियस कि वुमेन्स भी काम करती हैं इसके अंदर। अब इसका डेटाबेस अगर इंटीग्रेशन देखें, लाइक नेशनल डेटाबेस इंटीग्रेशन कैसे होता है, यहाँ पे लिंक करा जाता है सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को डायरेक्टली वाया आपके आधार कार्ड, ताकि एक सीमलेस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिले अक्रॉस द ऑल स्टेट्स। ये होता है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। हमने अपने 15 क्वेश्चंस को आज कवर करा है एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर आरपी अकेडमी। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं एंड आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। एंड अगर कोई भी आपको अपडेट्स या कुछ भी चीज़ मतलब आपको चाहिए कि इसको ऐसे नहीं, किसी तरीके से हम मॉडिफाई करके या थोड़ा और एक बेटर वे आपके लिए ला सकते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को नीचे आप ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा टू आरपी अकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।